हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर सेल के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में हम सेल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपने कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने प्लास्टिड के बारे में बात की है। अगेन आपने यहाँ पे प्लास्टिड के बारे में ही बात की है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस? इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्यों होती है प्लाज्मोलिसिस, क्या रीजन है प्लाज्मोलिसिस का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने कहा कि आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और उसी के बारे में हम समझेंगे कि क्यों होती है यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म हमने समझना था। एक और टर्म हमारे पास आया था कि वह घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो कैसी हो रही है? श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। ये आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वहां पर ये जो टर्म है वो आपके काफी काम आने वाला है। ठीक है, हाइपरटोनिक याद रखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपरटोनिक में जो सेल है वो यहाँ पर क्या होती है? सिकुड़ती है। आगे बढ़े। आगे हमने एनर्जी करेंसी की बात की थी, पावर हाउस की हमने बात की थी, किसने सेल टर्म कॉइन किया हमने इसके बारे में बात की थी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ देखे थे, जैसे कि हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स। पौधों में वैक्यूल का कार्य कौन सा नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, ये इतना बड़ा जो आपके पास पोर्शन आएगा पूरा वैक्यूल है। ठीक है, ये पूरा वैक्यूल वाला पोर्शन आता है। क्या है ये? वैक्यूल है। अगर वैक्यूल का फंक्शन हम देखें तो हमने कहा यहाँ पे सारे जो मटेरियल है वो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या कुछ हार्मोन हो या फूड हो, यहाँ पे पूरा क्या होता है? डिपॉजिट होता है। ये प्लांट जो है उसकी जो लीफ है उसे टर्जिडिटी प्रदान करता है। टर्जिडिटी यानी कि अगर लीफ इस प्रकार से फूली फैली हुई है तो आपने कहा यहाँ पर क्या है? जो वैक्यूल है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये हमें देखना है, क्योंकि मैंने एक चीज आपको बता दी है कि जो वैक्यूल है, जो राजधानी है, उसका कार्य क्या है? यहाँ पे संचय का कार्य है। ठीक है, और आपने बताने की कौन सा कार्य नहीं है। तो पहला हमें बोला गया है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि ये संग्रहित करते हैं, लेकिन क्या ये विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को भी संचित करते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जब सेल डिवाइड करती है तो ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। अब सेल डिवाइड कब होती है, कैसे होती है? देखिए, बेसिकली जब भी सेल डिवीजन होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ग्रोथ होनी होती है, ग्रोथ के लिए वहां पे सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब एक सेल हमारे पास है, इस प्रकार से प्लांट सेल ही बनाते हैं, यहाँ पे सेल वॉल भी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि लाइसोसोम्स है, जैसे गोल्जी एपेरेटस है। तो ये सभी क्या आते हैं? जैसे प्लास्टिड है। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? एक सेल के सेल ऑर्गेनेली आते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, ये हमने पहले भी बात की है। और हमने कहा है कि 23 आवर्स जो होते हैं, 23 आवर्स जो होते हैं उसमें प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन होती है। जो रेस्ट 1 आवर होता है उसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ठीक है, और सेल डिवीजन यहाँ पे प्रिपरेशन में क्या होगा कि हर एक अमाउंट डबल होता है। ध्यान रखिए, डबल होता है। जेनेटिक मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वहाँ पे क्या होता है? वो डबल होता है। अमाउंट डबल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है, जैसे कि हमने कहा क्रोमोसोम जो है, तो जो क्रोमोसोम है ऐसा नहीं है कि वहां पर फॉर एग्जाम्पल 10 क्रोमोसोम है, 10 के 20 क्रोमोसोम बन गए हैं, ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आपने कहा प्रोटीन है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है,
यहाँ पे जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो भी आपके यहाँ पे सेल के अंदर चीजें आती हैं, उनका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। डबल होगा तभी एक सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी और इक्वली दोनों सेल में जो भी मटेरियल हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगे। तो आपने कहा क्या इस प्रकार के सेल डिवीजन में जो वैक्यूल है वो सहायता करता है या वो भूमिका निभाता है? दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा कहता है दे हेल्प इन मेंटेन टर्जिडिटी, कि ये स्थिति को बनाए रखते हैं। अब ये ऑप्शन तो सही है क्योंकि हमने पहले ही बात कर दी है कि प्लांट को टर्जिडिटी देता है, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमने कहा दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये क्या देते हैं, संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। या लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। हमने कहा इनमें से कोई भी जो कथन है वो गलत नहीं है, ऐसा लास्ट वाला ऑप्शन कहता है। पढ़िए एक बार सारे ऑप्शंस को और बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कार्य नहीं होगा यहाँ पर वैक्यूल का। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने आंसर की। हमने कहा देखिए ये संग्रह करते हुए हमने दोनों चीजें बोली थी, वेस्ट मटेरियल भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फूड भी वहाँ पे होगा, कुछ हार्मोन्स भी वहाँ पे होंगे, कुछ लिक्विड भी वहाँ पे होगा, सभी चीजें स्टोर होती हैं। तो आपने कहा ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये काम है वैक्यूल का। हमने क्या संरचनात्मक सहायता देते हैं, संरचनात्मक का मतलब हमने कहा स्फीति दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जितनी जो लीफ में जो वैक्यूल है वो जितना भरा हुआ होगा, जितना चीजों को स्टोर करेगा, उतना क्या होगा, टर्जिडिटी होगी, फैला हुआ रहेगा। आप देखते हैं जब पानी की कमी हो जाती है तो जो पत्ती है वो इस प्रकार से मुरझा जाती है। तो आपने कहा स्ट्रक्चरल सहायता यानी कि संरचनात्मक सहायता कौन दे रहा है यहाँ पे, जो वैक्यूल है वो दे रहा है। एक जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है सेकंड ऑप्शन। हमने कहा सेल डिवीजन में वैक्यूल की कोई भूमिका नहीं होती है, सेल डिवीजन में जो वैक्यूल है वो भूमिका नहीं निभा रहा है, इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। क्लियर है अपना आंसर, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे पूछा गया है वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर, यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक जो लिपिड और जो प्रोटीन है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है जो गुणसूत्र होते हैं, तीसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो ये सारे जो आपके पास ऑप्शन आए हैं वो क्या है, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली हैं। लाइसोसोम हो गया है, गुणसूत्र तो हमारे क्या होते हैं, आपने कहा न्यूक्लियस में रहते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या, गुणसूत्रों में आपका जो डीएनए है वो पैक रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम यहाँ पर आपके सेल ऑर्गेनेली हैं। थोड़ा सा गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो आपने कहा ये आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इस प्रकार से। ठीक है, ये जेनेटिक, ये क्या आपका डीएनए है, डीएनए आपका जो डीएनए पैक होता है, डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, जो थ्रेड है वो पैक रहते हैं किससे, एक प्रोटीन से जिसका नाम है हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन। अब ये जो जब सेल डिवीजन होता है तब ये जो डीएनए है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है इस प्रकार से। इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन बीच में है और ये जो डीएनए है ये इस प्रकार से पैक हो जाता है। यहाँ पर कुछ और प्रोटीन भी होती है जैसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन हम जानते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, इस प्रकार से हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जब भी आप नाम लेंगे, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, क्रोमोसोम में होता है हिस्टोन, और क्रोमोसोम में एक और चीज होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक और चीज होती है। तो इन तीन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। क्लियर है इतना? ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको सेल डिवीजन में ही दिखते हैं, और सेल डिवीजन के पूरे सेल डिवीजन में नहीं दिखेंगे, स्पेसिफिक फेज में दिखते हैं। आपके पास सेल चैप्टर आता है 11th 12th में, जब आता है तब आप बहुत अच्छे से समझते हैं सेल डिवीजन को। ठीक है, चलिए अब आपने कहा क्रोमोसोम जो है यहाँ पर तो लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें कहाँ है, न्यूक्लियस में है। कहाँ है, न्यूक्लियस में है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस के बाहर हमने कहा कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आते हैं।
कुछ इसी प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे शॉर्ट में हमने कहा था, हम इसे लिखते हैं ER, ठीक है। ये तो हुई हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो कॉइल्ड है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है और एटीपी जनरेट होती है यहाँ पे। तो ये तो बना रहे एटीपी को, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। हमने कहा था ये दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। R4 रफ, E4 एंडोप्लाज्मिक, R4 रेटिकुलम, S4 स्मूथ, E4 एंडोप्लाज्मिक, R4 रेटिकुलम। क्लियर है इतना। और हमने कहा था यहाँ पर लगे होते हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम होते कहाँ पर हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। देखिए दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा इस प्रकार के जो आपको दानीनुमा संरचना दिखती है, ये तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे कहाँ पर, आपने कहा RER में, RER में करेंगे। अब आता है SER, और SER में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, नो राइबोसोम्स, नो राइबोसोम्स। इसीलिए कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग जो होता है, जहां पर जो राइबोसोम्स मिल रहे हैं वो रफ हो जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं। ये सेम वैसा ही है कि एक सतह है और यहाँ पे छोटे छोटे दाने आपने डाल दिए हैं, तो आपने कहा इसकी सतह खुरदुरी होगी, रफ होगी। और एक सतह है जहाँ पर आपने कोई दाने नहीं डाले, वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आप समझ चुके हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका, वो हमारा सही आंसर होगा। रही बात यहाँ पर हमारे और ऑप्शंस की, तो लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली है। क्या बोला गया था लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, इसका मतलब हार्मफुल तब होती है जब सेल डैमेज हो गई और इसके जो एंजाइम्स है बाहर आ गए। अदरवाइज ये क्या करिए, हमारे सेल की सफाई कर रही है, हमारे सेल में जो अनवांटेड चीजें हैं उनका डाइजेशन कर रही है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर आपने कहा द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देयर बाय इक्वलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। यानी कि क्या बोला गया है, पढ़िए। हमने बोला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, वो क्या कहलाती है। क्या बोला गया है आपको, ये देखिए, आपको बोला गया है ये एक टब है हमारे पास, और यहाँ पर बीच में क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इससे कुछ ही चीजें आर पार आ सकती हैं, जिसमें से पानी एक है, ठीक है। पानी यहाँ पर भरा हुआ है और आपने कहा इस ओर जो पानी है वो कुछ इतना है और इस ओर जो पानी है वो इतना है। बोला ये गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में मूव करता है। तो पानी क्या कर रहा है, यहाँ पर
ये उच्च सांद्रता है। सांद्रता का मतलब है हमने कंसंट्रेशन यानी कि हम मात्रा से कह रहे हैं। हमने कहा अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से पानी कम मात्रा वाले क्षेत्र में जाता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन में है इवेपोरेशन कहते हैं जिसे वाष्पीकरण कहा गया है, डिफ्यूजन कहते हैं जिसे कि आप विसरण या प्रसार कह सकते हैं, इसे विसरण कहेंगे, प्रसार से जो बेटर वर्ड है वो है विसरण। या ऑप्शन में थर्ड कह रहे थे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इंग्लिश में ही लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या फिर कह रहे हैं कि ऊपर के सभी जो ऑप्शन है इस प्रक्रिया के नाम है, या फिर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी इस प्रक्रिया का नाम नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए, क्योंकि हमने यहीं पर पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था हम एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर और वो टर्म हमें बताता है यहाँ पे पानी के मूवमेंट के बारे में। तो ध्यान से देखिए एक बार आप लोग। चलिए, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो और ऑप्शन हमारे पास आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है इवेपोरेशन को। क्या होता है इवेपोरेशन, हमने कहा ये एक लीफ है, ठीक है। लीफ में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो पानी है वो अतिरिक्त मात्रा में है और ये जो पानी है वो कैसी है, लिक्विड फेज में है। अतिरिक्त पानी जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो करके इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इवेपोरेशन, या इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो हमने कहा वाष्पीकरण में जो, ठीक है, पानी मूव हो तो रहा है, लेकिन ना तो हम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा अधिक हो गई थी। लेकिन हमने क्या कहा कि यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है। अब हमने कहा कि यहाँ पर आप देखिए, पानी यहाँ से यहाँ मूव तब तक करेगा जब तक पानी की जो मात्रा है वो बराबर ना हो जाए, है ना। लीफ में ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। हमने ऐसा तो नहीं कहा है कि जब लीफ के अंदर और बाहरी वातावरण में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी तब तक ये जो प्रक्रिया है वाष्पीकरण की वो तब तक चलेगी, ऐसा नहीं हमने कहा। हमारा यहाँ पे हमारे यानी कि प्लांट का जो मेन एम है वो क्या है, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, इतना सा यहाँ पर क्या है फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड आता है, हमने कहा इसे हम वाष्पीकरण तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वाष्पीकरण में हमने कहा कि यहाँ पर कहीं भी आपको पानी की बराबर मात्रा के बारे में नहीं बोला गया है। सेकेंड आता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में जब आपने एक टर्म पढ़ा था और डिफ्यूजन का एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, हमने कहा था ये है आपकी एल्वेलाई। अब एल्वेलाई कहाँ होती है, एल्वेलाई कहाँ पढ़ी थी आपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम को याद कीजिए, रेस्पिरेशन को याद कीजिए, आपने एल्वेलाई के बारे में वहाँ पे बात की थी, ठीक है। तो ये है आपकी एल्वेलाई जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स में यहाँ तक जो है वो भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि ब्लू कलर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिमूव करते हैं। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तब आप बहुत अच्छे से समझेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है और आप समझेंगे सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए, ये आपके ब्लड वेसल्स है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, आपने कहा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था तो वहां से आपको मिली थी एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो आपके ब्लड में आ जाती है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो आपने कहा ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। ये है दोनों गैसें। गैसों में भी सेम होता है कि गैसें जो होती है वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में जाती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चली जाती है और यहाँ इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाता है। ऑक्सीजन में भी सेम चीज हमने देखी, हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चली गई है और ब्लड में चली गई है।
अब क्या हो गया है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। इससे क्या हुआ, इससे क्योंकि ऑक्सीजन हमारी सभी पूरी बॉडी को चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए था, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमारी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं, जो नासा छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो आप सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ रहे हैं। ये है गैसीय विनिमय, ठीक है। और इस प्रकार के गैसीय विनिमय को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो आप सोचेंगे कि डिफ्यूजन और तो पानी को भी हम डिफ्यूजन ही कहेंगे, पानी में भी तो यही हो रहा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पर बह रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कहा डिफ्यूजन हम गैसेस के लिए यूज करते हैं, पानी के लिए हम डिफ्यूजन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो पानी के लिए क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सभी प्रक्रियाएं, सभी जो नाम है जैसे इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तीनों नाम इस प्रक्रिया के हैं। हमने कहा नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि हमने कहा इवेपोरेशन नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है। आपने कहा कोई भी जो नाम है वो इस प्रक्रिया का नाम नहीं है, वो देखेंगे जब हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में आपने कहा पानी का जो विसरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। पानी का एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो प्रवाह होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर diffusion of water from higher concentration to lower concentration is known as osmosis। क्लियर है। इसका आंसर तो आपको मिल गया है कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्मोसिस। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो होती है 3 टाइप की। क्या पढ़ा था यहाँ पे आपने, हाइपर टॉनिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने कहा यहाँ पर जो ऑस्मोसिस होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से हैं, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक। ध्यान रखिए हाइपोटॉनिक और हाइपोटॉनिक में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हाइपर और ये है हाइपो। तीनों को याद कीजिए और बताइए कि तीनों जो है इनमें क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। हाइपरटॉनिक जो ऑस्मोसिस के जो प्रकार हैं, कि जब किसी सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, और आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिससे कि आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम बना देंगे बीकर। ठीक है, बीकर है। ध्यान रखिए ये इसमें एक सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है। और ध्यान रखिए जो सॉल्यूशन बनता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है। वो 2 चीजें कौन होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सॉल्यूट को आप कहते हैं विले एंड सॉल्वेंट को आप कहते हैं विलाय। हमेशा जो सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है और मोस्टली जो सॉल्वेंट होते हैं वो पानी होते हैं। यानी कि विलायक क्या होगा, जो खुद में चीजों को क्या करता है, घुलने देता है। तो ज्यादातर चीजें आप कहाँ घुलते हैं, पानी में, ठीक है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। यहाँ पे ये तो आपने सॉल्वेंट हमने दिखा रखा है, ये क्या है, सॉल्वेंट है जो पानी है, ये सॉल्वेंट है पानी है। इसमें सॉल्यूट की मात्रा हम दिखाएंगे, और सॉल्यूट की मात्रा जब हम इसमें दिखाते हैं तो ये आपके पास आती है सेल, क्योंकि सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है और उसमें भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, प्रकार से। इनमें हमने डाली एक सेल, ये सेल है, ठीक है, ये सब में हमने डाली है, इसमें भी और इसमें भी। जब हमने इस सॉल्यूशन में ये सेल डाली तो आप देखते हैं कि ये जो सेल है ये इस प्रकार से श्रिंक हो गई है। जब आपने इसमें ये सेल डाली तो आप देख रहे हैं कि ये सेल इस प्रकार से फूल गई है। जब इसमें आपने ये सेल डाली तो आपने कहा इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है।
अब आप कैसे डिफाइन करेंगे इन तीनों घटनाओं को, एक बार आप लोग डायग्राम देखिए। चलिए, अब अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे? आपने कहा क्योंकि सेल में भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो अगर मैंने कहा कि सेल के अंदर ये है सॉल्यूट, सेल के अंदर ये सॉल्यूट है, ठीक है, और बाहर की दोनों जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये वाले सॉल्यूट हैं। यहाँ आपने कहा ये सॉल्यूट है, यहाँ आपने कहा ये सॉल्यूट है। अब क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, आपको ये खुद से बताना है कि क्या कैसे आप डिफाइन करेंगे इसे। मैंने कहा ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सेल जब हमने डाली, एक नॉर्मल सेल थी, ठीक है, और जब हमने सॉल्यूशन में डाली तो सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एक हमारे पास आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें हमने एक नॉर्मल सेल डाली तो सेल फूल जाती है, ठीक है, सेल कैसी हो गई है, फूल जाती है। और एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास आता है जिसमें जब हमने नॉर्मल सेल डाली तो ना ही वो फूलती है ना ही वो सिकुड़ती है, बल्कि वो एज इट इज रहती है, रिमेन रहती है। या फिर अगर इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मैं एरो बना देती हूँ इस प्रकार से। रेड पेन से ज्यादा विजिबल होगा इस प्रकार। चलिए, अब हमने एरो भी यहाँ पर बना दिए हैं। अब आप एरो के माध्यम से समझिए कि चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए, आपने पढ़ा था एक प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस, पढ़ा था आपने। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये फिनोमिना जो है वो प्लाज्मोलाइसिस है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हो क्या रहा है, आपने कहा क्योंकि सेल के अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। हमने कहा अगर सॉल्वेंट ज्यादा है इसका मतलब है सॉल्यूट कम है, और सॉल्यूट अगर ज्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का मतलब है पानी। इसका मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा था और इस सॉल्यूशन में पानी कम था। पानी जहाँ ज्यादा था इसका मतलब वहाँ हाई कंसंट्रेशन थी, पानी जहाँ कम था वहाँ लो कंसंट्रेशन थी। क्या हुआ, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया। यहाँ पर हमने कहा सॉल्यूट ज्यादा है सेल के अंदर, इट मीन्स की सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट का मतलब होता है पानी, और आपने कहा पानी की कम कंसंट्रेशन यहाँ है और ज्यादा यहाँ है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया। इसमें हमने कहा कि पानी की जितनी कंसंट्रेशन बाहर है उतनी अंदर भी है, यानी कि सेम कंसंट्रेशन है, तो जितना पानी अंदर गया उतना ही बाहर आ गया है। सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आता है। ये 3 टाइप के हमने क्या देखे थे, ऑस्मोसिस देखे थे। इंपॉर्टेंट है, आपके पास कई बार डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप और क्वेश्चंस इसी प्रकार से डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।